What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। पहले हम लोग आज का डे देखेंगे, फिर वीडियो में आज की न्यूज देखेंगे, फिर वीडियो के एंड में एक क्विज होगा और उसके बाद में आप लोगों से जो कल का डिस्कशन था उसका रिवीजन करेंगे। तो कुछ ऐसा पैटर्न हमारा ये रहने वाला है, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और अच्छे से एग्जाम देकर आइएगा। जैसा मैंने आप सभी लोगों को बोला था, कोई भी डर माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुंभ का मेला है ये फिर आएगा अगले साल, इसको टेंशन में लेकर अगर बैठेंगे तो जरा सा भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है जर्मनी का जो बेसिकली यूनिटी डे है उसके बारे में, जिसको जर्मन यूनिटी डे के रूप में भी बोला जाता है कई बार। तो जो यहां पर 3 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1990 में यहां पर जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है और इसी के साथ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जो है ये आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा, जिसको वेस्ट जर्मनी बोलते थे, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जिसको ईस्ट जर्मनी बोलते थे। तो इन दोनों ने मिलकर एक यूनाइट सिंगल फेडरल जर्मनी बनाया, जिसके चलते इसको जर्मन यूनिटी डे के रूप में आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। जर्मनी की अगर लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं अपनी कंट्री के कंपेयर में कि जर्मनी पड़ता कहां पर है, तो ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। और यूरोप के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को जर्मनी देखने को मिलेगा, ओके। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने यहां पर न्यूज है, एक एक कर इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, उनके बारे में। उनके द्वारा यहां पर अभी एक इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हेल्थ केयर सिस्टम की जो खर्चा है उसके बारे में, ये यहां पर अभी सामने रखी है। इसके बारे में क्या बात की जा रही है कि आज की डेट में हम लोग नॉर्मली 1.15 जो परसेंट जीडीपी का है वो खर्च करते हैं, और बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसको 2.5% जीडीपी का खर्च करने की बात की जा रही है। और कब तक का ये टारगेट है? ये टारगेट है यहां पर 2025 का। यानी कि जो हर्षवर्धन साहब है वो ये बोल रहे हैं कि भैया हम आने वाले टाइम में अपनी कंट्री की जो जीडीपी का खर्चा है हेल्थ के ऊपर वो बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ, पेंडेमिक हुआ। पेंडेमिक के चलते जो भी कमियां खामियां थी वो उजागर होकर सामने आ गई, और इसके चलते यहां पर अब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है हम लोग को कि हम लोग कैसे खर्च कर रहे हैं भैया अपनी हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर, जो कि इतनी बुरी तरीके से अफेक्टेड हो रहा है। यहां पर जो 15 फाइनेंस कमीशन है हमारी कंट्री का, इसके द्वारा हेल्थ के बारे में बात की गई, तो उसने बोला कि हेल्थ के ऊपर जो खर्चा है इंडिया का बढ़ना चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर में, क्योंकि पेंडेमिक को ध्यान रखते हुए हम लोग को ये चीजें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अगर हम लोग इसको नहीं बढ़ाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हर्षवर्धन जो है वो आंसर दे रहे थे सोशल मीडिया पर लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर। तो इसके चलते इनके द्वारा यहां पर जो संडे संवाद करके जो एपिसोड था उसमें इनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई। इसी के साथ में अगर कोविड-19 क्राइसिस के बारे में बात करें तो यहां पर जो क्वेश्चन थे कि एक तरीके से कई सारी मल्टीपल जो क्वेरी थी इनके द्वारा, खासकर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज की डेट में अगर आप लोग देखें अपनी कंट्री में मैक्सिमम जो एरिया है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो काफी कम है हेल्थ केयर को कवर करने वाला। तो आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है जो जनता का, यानी कि जनता की जो जेब का खर्चा है वो ज्यादा हो जाता है प्राइवेट सेक्टर के चक्कर में। गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसमें इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, और अगर मिलती भी है तो काफी लंबी लाइन लगी होती है उसको लेने के लिए। तो इसलिए लोगों का खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है, तो उसको भी कम करने की बात यहां पर होनी चाहिए। तो फ्यूचर जो हेल्थ इंडिया कंट्रीब्यूशन जो है, खासकर अगर बात करें क्लाइमेट चेंज रिसर्च और इसी के साथ में जो मीटरोलॉजी है इसके ऊपर भी बात की जा रही है। क्योंकि कई सारी देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा, अगर आज के डेट में आप लोग बात करें, एक तो सीजनल बीमारी भी आप लोग काफी ज्यादा देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। सीजनल बीमारी जैसे जैसे कोई मौसम चेंज होता है तो कई सारी बीमारी सामने निकल कर आती है। इसी के साथ में कई सारे लोगों की जान वैसे भी चली जाती है, जैसे कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग थोड़ी थोड़ी काउंट करके चलिए, जिसके चलते अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है तो उसके साथ में आप लोग टैकल कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, बच्चों के बारे में बात की जा रही है। बच्चों से रिलेटेड बेसिकली यहां पर बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है उसके बारे में। यहां पर आज की डेट में जो अपेक्स चाइल्ड राइट बॉडी है हमारी कंट्री में, जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर जिसको बोलते हैं एनसीपीसीआर, ये जो बेसिकली बॉडी है ये बच्चों के अधिकारों के बारे में बात करती है कि हमारी कंट्री में जो बच्चे हैं उनके अधिकारों को कैसे लेकर चलना है। तो इनके द्वारा यहां पर टोल फ्री जो टेली काउंसिल के बारे में बात की जा रही है, जिसको इनका नाम दिया गया यहां पर संवेदना, ठीक है। संवेदना यानी कि किसी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना अपने हर्ट में, दिल में, उसको संवेदना बोलते हैं। आप लोग नहीं बोलते हैं कि उस इंसान के लिए मेरे मन में काफी एक तरीके से संवेदनाएं हैं, ठीक है। तो जैसे तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो जो नंबर यहां पर इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है ये है 1800 121
1800। फिर से बोलता हूं 1800 तो ये मंडे से लेकर सैटरडे को 10 बजे से लेके 1 बजे तक और फिर 3 बजे से लेके 8 बजे तक ये यहां पर जो भी बच्चे कोविड-19 की वजह से अफेक्टेड हुए हैं, ठीक है, तो उनको काउंसिल प्रोवाइड कराएगा। साइकोलॉजी भी कई सारे बच्चे जो रहते हैं बेसिकली अफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जब से कोविड-19 की बीमारी चली है तब से कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी जॉब गंवा चुके थे। इसी के साथ में कई सारे जो पेरेंट्स उनकी सैलरी वगैरह कम हो गई और सारे बर्डन बढ़ गए, तो कई बार आपस में लड़ते रहते थे, तो बच्चों के ऊपर अलग से बर्डन यहां पर पड़ता था। कई बार बच्चों की पिटाई भी होती थी इसके चलते, तो कई सारी चीजें ऐसी यहां पर देखने को मिलती थी। तो उन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए यहां पर ये बेसिकली मुद्दा देखने को मिल रहा है। ये आखिर जो संवेदना यहां पर ये वर्ड यूज किया जा रहा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार आप लोगों से डायरेक्ट यहां पर डाल देंगे कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, फिर आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसको बोला जा रहा है यहां पर बेसिकली एक तरीके से सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ, यानी कि मेंटल हेल्थ जो होती है बच्चों की उसको एक तरीके से अवेयरनेस के तरीके से एक तरीके से कि हाँ सेंसिटिव चीज है उसको ध्यान में रखना है, उसके लिए एक्शन लेना है, ठीक है। वनरेबल थॉट, यानी कि उनके माइंड में अगर उल्टे सीधे कोई विचार आते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनली कई बार बच्चों को गलत तरीके से एक तरीके से टैकल किया जाता है, तो उसको भी हैंडल करना है। और इसी के साथ में जो नेसेसरी यहां पर एक्सेप्टेंस है इसको लेकर वो भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि बच्चों के बारे में ध्यान रखा जाएगा। तो यहां पर बेसिकली सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ, वनरेबल थॉट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस जो भी यहां पर है उसको ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। तो कौन काम कर रहे हैं यहां पर? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो ये बेसिकली यहां पर काम कर रहे हैं। जो काउंसलर हैं वो स्पेशली ट्रेन रहेंगे, एक्सपर्ट टीम रहेंगी। तो ये कहां से रहेंगे? ये रहेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड जो न्यूरो साइंस है, जिसको NIMHANS ये आप लोग बोल सकते हैं, कहां पर लोकेटेड है? ये बेंगलुरु के अंदर लोकेटेड है, जो कि बच्चों की डिफिकल्टीज है उनको यहां पर टैकल करके चलेगा। तो अगर आप लोगों में से भी किसी को लगता है कि ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिल रही है, तो आप लोग भी नंबर पर कॉल कर अपना देखें क्या आप लोगों को यहां पर सोल्यूशन मिल सकते हैं, तो इनसे बात कर सकते हैं। एक तरीके काउंसिल आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि काउंसलिंग है आप लोगों के लिए। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, यहां पर ये बात की जा रही है बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट के थ्रू बनाई गई थी। तो ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005 के हिसाब से इसको बनाया गया था। तो बच्चों को कैसे ध्यान रखना है उसके ऊपर बेसिकली इसका फोकस रहता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ता हूं। ये जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रही है हमारी कंट्री के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के बारे में। उनके द्वारा डिफेंस एक्वाइजेशन जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात की जा रही है 2020 का। डिफेंस एक्वाइजेशन यानी कि डिफेंस के लिए कुछ एक्वायर करना है, कुछ खरीदना है, जो भी इक्विपमेंट रहते हैं उसका प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बात की जा रही है। और जो ये प्रोसीजर नया आया है वो 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट हो चुका है। तो फर्स्ट डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है हमारी कंट्री में वो आया था 2002 में। उसके बाद में कई बार इसमें चेंज किए गए और आज के डेट में हम लोग पढ़े हैं 2020 में। तो 2020 में 1 अक्टूबर से नया अभी प्रोजेक्ट यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। न्यू कैटेगरी ऑफ बाइंग यानी कि जो भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है उनको ऑपरेट किया जा रहा है यहां पर। मैन्युफैक्चरिंग आइदर एंटायरली इंडिया या फिर कुछ पार्ट इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे, स्पेयर पार्ट्स जो असेंबल किया जाएगा। वो नहीं कहते कि बाहर से लाकर असेंबल कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर असेंबल करते हैं। रिपोर्ट जो सारी रिपेयर वगैरह रहती है यानी कि एक तरीके से मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल जिसको MRO फैसिलिटी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी यहां पर जो देखने को मिलेगी यहां पर इसके चलते भी इसको भी यहां पर इसमें कवर किया गया है। कैटेगरी बाय करना, प्रोडक्शन एजेंसी, डिजाइन एंड डेवलपमेंट जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि रिजर्व किए गए इंडियन वेंडर्स के लिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग रखनी है, अपनी कंट्री के लिए भी हम लोग को फोकस देकर चलना है, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर FDI जो है नोट मोर देन 49%, यानी कि बाहर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा इस पर्टिकुलर फील्ड में आके 49% ओनली बाहर से खर्च कर सकता है, बाकी 51% जो है वो हमारी कंट्री का रहेगा। क्या फायदा इससे फायदा यह कल को अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो हमारी कंट्री के हाथ में होगा, ना कि कोई बाहर वाली कंट्री के हाथ में होगा, क्योंकि 51 शेयर जो है वो हमारे हाथ में है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर हो जाता है। मान लीजिए आज की डेट में अगर चाइना ने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और कल को इसके पास में शेयर ज्यादा हो गए, तो चाइना कैसे भी डिसीजन लेता है, हो सकता है कि हमारी कंट्री को ये काफी लार्ज स्केल पर इफेक्ट करे। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक चीजें हैं जिसमें हम लोग अपनी ही कंट्री के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रखना चाहते हैं, तो डिसीजन मेकिंग राइट जो है वो हमारी ही कंट्री के हाथ में होनी चाहिए।
सिंपल एंड प्रैक्टिकल जो यहां पर बेसिकली वेरिफिकेशन प्रोसीजर है वो यहां पर इसके चलते निकल कर आएगा। ये भी यहां पर एक तरीके से इंडिजिनियस कंटेंट के थ्रू जो बात की जा रही है कैलकुलेट किया जाएगा बेस जो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके चलते। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेस टैक्स और ड्यूटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इस मार्केट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री के या फिर बाहर के जो लोग हैं इसमें आकर इन्वेस्टमेंट करें और इसके चलते हमारी कंट्री एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर आए। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, आज की डेट में मैक्सिमम चीजें जो है हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेकर आते हैं। तो 5 लार्जेस्ट इंपोर्टर में हम लोग दूसरे नंबर पर हैं। तो इसको हम लोग कम करना चाहते हैं ताकि हम लोग इससे नीचे हैं और बाहर से चीजें इंपोर्ट करना बंद करें और अपनी ही कंट्री में हम लोग चीजें बना पाएं। तो ये काफी अच्छा होगा। फायदा क्या होगा, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ेगा, दूसरा हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, तीसरा सिक्योरिटी कंसर्न हमारा जो है वो काफी कम हो जाएगा, अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी तो कल को इससे ज्यादा हम लोग को जो प्रॉब्लम हो सकती है उसके भी हम लोग की टेंडेंसी काफी कम रह जाएगी। तो हर तरीके से ये फायदेमंद है। ठीक है, तो आम के आम और गुटलियों के दाम वाली बात यहां पर देखने को मिलती है। इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और जो चाइना है वो यहां पर तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है सबसे ज्यादा यूएसए एक्सपोर्ट करता है, दूसरे नंबर पर रसिया, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी और पांचवा चाइना और बाकी अदर हो गए। बाकी अगर हम लोग यहां पर बात करें, देखिए ये जो 2 कंट्री हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर भी लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है, ईरान के साथ में लड़ाई चल रही है, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो कोई झड़प चल रही है, वर्ल्ड में कहीं पर भी लड़ाई चल रही है, दोनों पार्टनर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पार्टनर क्यों बोल रहा हूं, इनका बेसिक पर्पज ये वो लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बंद हो जाएगी तो इनका प्रोडक्ट, इनका सामान कोई नहीं खरीदेगा। डिफेंस के गोला बारूद हथियार जो भी हैं ये सप्लाई करते हैं, तो इसके चलते यहां पर लड़ाई चलती रहनी चाहिए, तभी इनकी मार्केट फुलेगी फूलेगी। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से। सऊदी अरेबिया जो है यहां पर वो टॉप नंबर पर है जब सामान को इंपोर्ट करने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है सऊदी अरेबिया यमन के साथ में काफी लंबे समय से झड़प चल रही है, ईरान को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में रहता ही है, तो इसलिए काफी लार्ज स्केल पर चीजें इंपोर्ट करता है और मैक्सिमम आप लोगों को यूएसए से इंपोर्ट करता हुआ नजर आएगा सऊदी अरेबिया। इकोनॉमी हमारी डिजिटाइज होती जा रही है, तो उसके चलते कई सारे चेंज लाए जा रहे हैं, जिसके चलते हमारी कंट्री में ट्रांसपेरेंसी आ रही है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनके इंटरफेयर कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं चीजों को करप्शन फ्री बनाने का। इंडियन रेलवे के द्वारा बोला गया जो यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल है, यानी कि जो बेसिकली जो भंडार है उसके बारे में उसको कंप्लीटली डिजिटाइज करने की बात की जा रही है सप्लाई चेन को लेकर, यानी कि जो भी सामान लाया बेचा जाता है, जो ट्रेन के थ्रू जाते हैं, डिजिटल फॉर्म में यहां पर अब चीजें अवेलेबल देखने को मिलेगी। तो यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो यहां पर CRIS यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा इसको डेवलप किया गया, यानी कि रेलवे के द्वारा इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया गया अपने द्वारा ही। अगर बात करें रेलवे सप्लाई चेन के बारे में, तो जो स्टोर डिपोर्ट होते हैं वो ऑलरेडी डिजिटाइज किए जा चुके हैं। एक्टिविटी जो रहेगी यहाँ पर यूजर, और जो भी यहाँ पर जो आज के डेट में एक्टिविटी एट यूजर, और एंड जो रहेगा वो डन मैनुअली। ठीक है, तो चीजों को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है अभी आराम आराम से। इसी के साथ में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आप लोग को देखने को मिलेगा, जो मैनुअल वर्किंग है वो भी डिजिटाइज होती हुई नजर आएगी। रियल टाइम में ट्रांजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रहेगा, क्योंकि रेलवे में मैक्सिमम काम जो है वो मैनुअल होते हैं। तो इसके चलते रेलवे का जो मैनुअल काम है, यानी कि इंसान रहेगा तो होगा वरना नहीं होगा, तो उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। डिजिटाइज जो सिस्टम चेन है वो इंक्लूड करेगा यूजर डिपोर्ट एक तरीके से। इसी के साथ में जो यहां पर बात करें, अगर इंप्रूव करेगा सर्विस सेटिस्फेक्शन कस्टमर के लिए भी, यानी कि कस्टमर का भी यहां पर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर ये फैसिलिटेट करेगा इकोनॉमी, इफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बिसाइड इंप्रूव जो एसेट्स मैनेजमेंट है उसके चलते भी। ठीक है, तो यानी कि कई सारे एरिया में आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। नॉर्मली हमारी कंट्री की जो रेलवे है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही एक तरीके से उसका प्रॉफिट मैक्सिमम आप लोग को नजर आता है। तो कहां से ये प्रॉब्लम हो रही है उसको भी ध्यान में रखते हुए चीजों को थोड़ा देखा जाएगा, ताकि सिचुएशन जो थोड़ी सुधरती हुई नजर आए। ठीक है, अच्छा पहली बार हमारी कंट्री में 2 ऐसी सिटीज के नाम बताइए जिनके बीच में ट्रेन चलाई गई थी सबसे पहली बार। ये एक क्वेश्चन है जो कि पास्ट में कई बार स्टेज से आप लोगों से पूछा गया है, हल्का सा आइडिया रखना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो यहां पर जो टॉपिक है ये आप लोगों के सामने ये है, यहां पर अर्मीनिया और अजरबैजान के जो क्लैश देखने को मिल रहा है एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, जिसको यहां पर बोला जा रहा है नागोर्नो काराबाख रीजन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये इंस्टेबिलिटी का कंसर्न है यहाँ पर, जो कि साउथ कर्कस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर जो कॉरिडोर है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑयल और गैस जो है बेसिकली वर्ल्ड मार्केट को, तो ये काफी न्यूज में है। अर्मीनिया जो है बेसिकली अर्मीनिया और इसी के साथ में जो यहाँ पर नागोर्नो काराबाख जो है यहाँ पर ये जो रीजन है ये इनसाइड है अजरबैजान। ठीक है, तो यहां पर जो बेसिकली रन किया जाता है ये एथनिक अर्मीनिया, इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया मार्शल लॉ और एक तरह से मोबिलाइज किया गया देयर जो मेल पॉपुलेशन है। अर्मीनिया सेड अजरबैजान, यानी कि अर्मीनिया ने अजरबैजान को बोला कि देखिए, पहले आप लोग इनको दोनों को एक बार मैप में देखिए तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे।
यहाँ पर आप लोग देखते हैं कहां पर ये लोकेटेड है, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री बीचों बीच में। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर आएंगे वेस्ट साइड में, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अजरबैजान। अभी अर्मीनिया नहीं देख रहा है, अभी थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ये अर्मीनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अर्मीनिया। याद रखना अर्मीनिया जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। और ये हो गया यहाँ पर ये अजरबैजान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैस्पियन सी हो गया, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। इधर अगर आप लोग देखिए ब्लैक सी हो गया। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये अब आप लोग यहां पर इसको देख पा रहे होंगे, या फिर थोड़ा सा और जूम करूं यहां पर, अब आप लोग यहां पर इसको कंप्लीटली यहां पर देख पा रहे होंगे। ये पर्टिकुलर रीजन है जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में यहां पर नहीं होना चाहिए। अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग इसको जरूर देखा कीजिए अगर कोई ऐसी चीजें रहती हैं तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर अर्मीनिया के द्वारा बोला गया अजरबैजान को कि आप लोगों के द्वारा एयर और आर्टिलरी अटैक किया गया है, जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन है जहां से आप लोग देखते हैं कि ऑयल वगैरह ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट कई बार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेजोरिटी जो क्रिश्चियन अर्मीनियन कम्युनिटी है और माइनॉरिटी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी मुस्लिम जो अजरबैजान कम्युनिटी है। तो ये पर्टिकुलर इस एरिया में यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो इसके चलते यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो बेसिकली जो रीजन है जिसका नाम है यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर ये है नागरोनो, ठीक है। इसी के साथ में कराबख जो ये बेसिकली रीजन है, ये अजरबैजान से यहाँ पर टूटकर जो बेसिकली सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हुआ था 1991 में, उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला था। सीज फायर कोलैप्स हुआ था 1994 में, तो उसके चलते कई सारे लोग दोनों कंट्री की साइड से यहाँ पर मारे गए हैं और कई बार यहाँ पर दोनों के बीच में झड़प देखने को मिलती है। तो इसलिए ये रीजन काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है, हालांकि ये जो न्यूज है मैं ऑलरेडी आप लोगों की जो द हिंदू वाली वीडियो होती है उसमें कवर कर चुका हूं, पर फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूं, रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। जसवंत सिंह जी जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, उनके बारे में बात की जा रही है। मेजर जसवंत सिंह जसोल नाम था इनका। 1938 से लेके 2020 तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। एक आर्मी ऑफिसर थे, इसी के साथ में इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर। ये फाउंडिंग मेंबर भी थे भारतीय जनता पार्टी के, और 2009 में एक्सपेल किया गया इनको भारतीय जनता पार्टी से, क्रिटिसिज्म किया गया जब इनके द्वारा, ठीक है, जब यहां पर बुक थी इनकी जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, जिसके चलते यहां पर जो बेसिकली प्रेज किया गया था यहां पर पाकिस्तान को, ठीक है। तो कई सारी बातें देखने को मिली जिसके चलते यहां पर एक्टिविटी देखने को मिलती है। ड्यूरिंग वाजपेयी जी एडमिनिस्ट्रेशन के यहां पर 1998 और 2004 में ये हमारी कंट्री में कई सारे पोर्टफोलियो इनके मिनिस्ट्री इनके पास में रही, जैसे फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस मिनिस्ट्री। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि ये हमारी कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उसके डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं प्लानिंग कमीशन के, ठीक है, 1998 से लेकर 1999 तक। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में देखने को मिले 2004 से लेकर 2009 तक, जब यहां पर जो गवर्नमेंट थी उसके अपोजिशन में, यानी कि जब पार्टी यहां पर पावर में कौन थी, कांग्रेस थी, और यहां पर ये अपोजिशन के लीडर थे राज्यसभा में। तो ये भी इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। रिवीजन हो गया एक छोटा सा बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा जर्मन यूनिटी डे के बारे में। इसके बाद में हम लोगों ने यहां पर देखा कि जीडीपी में कितना पैसा बढ़ाने की बात की जा रही है हमारी कंट्री की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। संवेदना क्या है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, आखिर क्या करने वाला है वो समझा। हमारी कंट्री अपने ऊपर आत्मनिर्भर या मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपनी ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी, वो सब चीजें हम लोगों ने जानी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर पर्टिकुलर रेलवे क्या करना चाह रहे हैं, डिजिटाइज करना चाह रहा है सिस्टम को, वो जाना। अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो इशू है वो हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में जसवंत सिंह जी के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी। इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए आज का क्विज देख लेते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा डीएपी, ये यहां पर अभी अनवील की गई, तो इसका पूरा फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है और कब से यहां पर हमारी कंट्री में पहली बार इसको लाया गया था। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है ये बेसिकली ये है यहां पर यूडीएम यानी कि यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल, तो किसके द्वारा इसको कंप्लीटली डिजिटाइज करने की बात की जा रही है। हमारी कंट्री में एनसीपीसीआर जो है यहां पर इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इसके द्वारा अभी यहां पर संवेदना स्टार्ट किया गया है और संवेदना की फुल फॉर्म भी आप लोगों को बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कहां पर लोकेटेड है हमारी कंट्री में। कौन सी पर्सनैलिटी थी जो डिप्टी चेयरमैन थे यहां पर प्लानिंग कमीशन के, जिसकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। हमारी कंट्री में जीडीपी का 2.5% खर्च करने की बात की जा रही है, कब तक, हेल्थ के ऊपर। अर्मीनिया और कौन सी कंट्री के बीच में लड़ाई थी यहां पर, नेग्रोनो और इसी के साथ में कराबख रीजन को लेकर, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इनका आंसर फिर आप लोगों को बताऊंगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा यहां पर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC 4 यहां पर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है IDEX क्या है यहां पर, IDEX, ठीक है। इसी के साथ में नोटेड फिल्म मेकर जिनके द्वारा जिनको रिसेंटली भी प्रेसिडेंट बनाया गया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, तो इनका नाम आप लोगों को बताना है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं।
ICNG की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये पर्टिकुलर एक पर्सनैलिटी थी जो चीफ मिनिस्टर ये आसाम की वुमेन ओनली चीफ मिनिस्टर जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, उनका नाम आप लोगों को बताना है। एक इकोनॉमिस्ट का नाम आप लोगों से पूछा गया यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक तरीके से ब्रेन जो कैंसर की वजह से जिनकी डेथ हुई है, और इनके द्वारा किताब भी लिखी गई थी यहाँ पर, अर्बेनाइजेशन इन इंडिया चैलेंज अपॉर्चुनिटीज, और इसी के साथ में वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन जिनके आंसर देने। आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, और यहाँ पर बात की जा रही है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, ताकि हमारी कंट्री पर फोकस किया जा सके, इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस। शेखर कपूर जी के बारे में बात की जा रही है, तो इनको जो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का बनाया गया है, तो ये याद रखेगा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है। हाइड्रोजन जो इनरिच कंप्रेस नेचुरल गैस है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिकली इसके फुल फॉर्म है। 18% हाइड्रोजन इसमें यूज करने की बात की जा रही है। सायदा अनवर जो तैमूर है यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर रही यहाँ पर आसाम की, ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर। ठीक है, किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक रही ये भी बताइए जरा। इसी के साथ में आई जे होलुवालिया जो है यहाँ पर, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये पर्सनैलिटी है जो 10th जो यहाँ पर अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है ब्रेन कैंसर की वजह से, इनके द्वारा अर्बेनाइजेशन इन इंडिया चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी एंड वे फॉरवर्ड लिखी गई थी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, सारी एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। मेरे साथ ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। बाकी लेक्चर का फीडबैक देकर जरूर जाइए, अच्छा लगता है तो ही लाइक और शेयर करना है, वरना डिसलाइक कीजिएगा और बताइएगा क्यों डिसलाइक किया, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।